हाँ जी, सीएमए वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जीएसटी का जैसे सॉल्यूशन आया है, सुपर 40 का इनकम टैक्स का भी आएगा। और जो जो चीज़ें मैंने आपसे प्रॉमिस की इन एग्जाम्स के दौरान वो सब कुछ मैं डिलीवर कर रहा हूँ। तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई है, आवाज़ भी थोड़ी सी डाउन हो गई है, लेकिन मोटिवेशन पूरा हाई है और ये भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। एमसीक्यू है जैसे मैंने प्रॉमिस किया है, सारे एमसीक्यू कलेक्ट करने के बाद मैं वो भी लेके आऊँगा। और इस एग्ज़ाम के दौरान हर एक बच्चे को कल से लेके अब तक और इससे पहले लॉ के पेपर में भी जो जो चैप्टर जिस जिस बच्चे को चाहिए था वो सब कुछ मिला होगा उसको। और पिछले 24 घंटे में जब से अकाउंट्स का पेपर खत्म हुआ मैं खुद काउंट नहीं कर पा रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे कितने सारे बच्चों ने मुझसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबी में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, कैपिटल गेन, रेजिडेंशियल स्टेटस, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, कितने सारे चैप्टर्स फुल फ्लेज फ्री ऑफ कॉस्ट लिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो आप भी ले सकते हैं। तरीका बिल्कुल सिंपल है, जल्दी से बता देता हूं मैं आपको तरीका। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और लेने का तरीका, चीज़ें बिल्कुल सिंपल है। आपको अपना इस नंबर पर व्हाट्सएप डालना है, अपना नाम, क्लास मतलब सीएमए इंटर वगैरह कोर्स, क्लास की जगह, और क्वेरी अपना। यहाँ पर जो क्लास लिखा हुआ है, यहाँ क्लास का मतलब है स्टेट से, कि आपको स्टेट डालना है आपकी, आप किस स्टेट से हैं, ताकि आपका नंबर आइडेंटिफाई करके बहुत जल्दी चीज़ें भेज दी जाएं। सब कुछ अवेलेबल मैं करा दूंगा। जो मैं अब सुपर 40 इनकम टैक्स का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा कभी भी सुपर 40 इस पर्पज से नहीं डाले जाते कि आप ये 40 क्वेश्चन करके चले जाइए, यही एग्जाम में आएगा। सुपर 40 डालने का पूरा पर्पज ये होता है कि आप ऐसे क्वेश्चन करके चले जाइए जो आपके मैक्सिमम कवरेज करते हैं। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर कुछ बच्चे चाहते हैं, जैसे कि सैलरी चैप्टर है, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी, जैसे कि रेजिडेंशियल स्टेटस है, कंफर्म आपके पेपर में आने ही आने वाला है, तो उसके फुल फ्लेज चैप्टर मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट इसी नंबर पर ले लीजिएगा। कंडीशन बस इतनी सी कि आपने चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किया हुआ इसका स्क्रीनशॉट भेजने के बाद। तो आई होप आपको जितनी भी एफर्ट्स यहां से मिल रही है वो सब अच्छी लग रही होंगी। अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिएगा। सीएमए वाले बच्चों की बहुत बहुत ज्यादा खास बात यह है कि पिछले कुछ ही टाइम में हमने 2000 सब्सक्राइबर्स तक मतलब ज्यादा बढ़ा लिए, 4 से 5 हो गए थे और अब शायद आज ही की डेट में 20 सब्सक्राइबर रह गए, 6000 भी हो जाएंगे। इतना सारा प्यार, इतने सारे लाइक्स, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देने के लिए आपको बहुत बहुत एडवांस में ही धन्यवाद। इस वीडियो पे भी अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे देते रहिएगा। और आपको कौन कौन से चैप्टर ऑलरेडी मिल चुके हैं उसे कमेंट आप कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करता हूं। मैं सुपर 40 डीटी वाला पार्ट आपको सॉल्व कराता हूं। जहां जहां प्रोविजन आएंगे मैं साथ के साथ समझाता हुआ चला जाऊंगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो सॉल्यूशन में कराऊंगा उससे पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ डिटेल्ड चैप्टर होंगे, उसमें क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएमए वाले बच्चों को एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी तक मैं इस चैनल पे बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस हर एक कोर्स के लिए डालता हुआ आया हूँ और बहुत सारे सुपर 30, 40, 50 में रिलीज करता हुआ आया हूँ। लेकिन इतना सारा प्यार मुझे सीएमए इंटर वाले बच्चों ने इस बार दिया है कि मैं पहली बार चैनल के ऊपर ये जो लिखा है ना फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आज तक मैंने कभी भी सुपर 40 की सॉल्यूशन वीडियो कभी भी यूट्यूब पे नहीं डाली है। जो बच्चे हमारे पेड कोर्स वाले होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल होती है वो। लेकिन इस बार मैं इसको सॉल्व करा के भी डाल रहा हूँ और जितना प्यार आप ज्यादा मुझे दिखाते हैं उतना ही ज्यादा मुझे आपके लिए करने के लिए अच्छा लगता है। जैसे कि मैं सोच रहा हूं कि एमसीक्यू वीडियो भी आपके लिए लेके आऊंगा, पक्का पक्का पूरा ट्राई करूंगा, मेरी बॉडी मुझे अलाउ करे। आगे कुछ शाम को क्लासेस है, सारी चीजें मैनेज करने के बाद अगर पक्का पक्का मैं कोशिश करूंगा कि एमसीक्यू और थ्योरी भी आपके लिए लेके आऊं, 110% पूरी मैं कोशिश करूंगा। तो चलो अब बिना कुछ टाइम वेस्ट किए वीडियो को बस लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे कमेंट जरूर वीडियो पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको ये सारी चीजें और हमारी एफर्ट्स, पूरी टीम की एफर्ट्स, मेरी नहीं पूरी टीम है हमारी, तो पूरी टीम की एफर्ट्स अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मैं चलता हूं अब इनकम टैक्स में। सबसे जो पहला चैप्टर मैंने इसके अंदर डाला हुआ है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ टोटल इनकम। कंफर्म इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा और वो मिलेगा 7 मार्क्स का। और जो क्वेश्चन मैं यहां पर अभी आपको करा दूंगा वो आपके एग्जाम में 110% प्रोविजंस को कवर कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी से सॉल्व कराता हूं। सॉल्यूशन पीडीएफ मैंने इसकी ऑलरेडी बना ली है आपके लिए, सारे सॉल्यूशंस मैंने यहां पर डाल दिए हैं। इस जो पीडीएफ है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेजॉरिटी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, खुद देखिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही वाला है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 मिस्टर आनंद वाला, तो मैंने पीडीएफ चेंज कर दी है, ये अब सॉल्यूशन वाले में आ गए हम। मिस्टर आनंद एक इंडिया का सिटीजन है, मेंबर ऑफ क्रू है सिंगापुर बाउंड शिप का, जो कैरी कर रहा है पैसेंजर्स को इंटरनेशनल ट्रैफिक पे, चेन्नई से पोर्ट से डिपार्ट हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस तो कम है, लेकिन अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आपको इसका क्या करना है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। जब भी ऐसा कोई क्रू वाला, मेंबर वाला क्वेश्चन आता है, इसका मतलब जो
डेट है आपकी जिस दिन वो शिप पे यहाँ पर एंटर कर रहा है उस सर्टिफिकेट में, और जब डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब जाने और आने वाली डेट भी इंडिया से एक्सक्लूड की जाती है। जबकि जो नॉर्मल रेजिडेंशियल स्टेटस होता है उसमें अगर कोई व्यक्ति इंडिया से 5 तारीख को बाहर जा रहा है, जनवरी 5 को, तो 5 दिन इंडिया में स्टे माना जाता है। लेकिन जब भी क्वेश्चन में ये लिख दिया जाए कि आप किसी शिप से जा रहे हैं, तो शिप का मतलब जब वो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, मतलब यहाँ से जाने की डेट पे जब आप उसे भरेंगे तो 6 तारीख भी इंडिया में नहीं मानी जाएगी, मतलब 5 दिन तक ही आप इंडिया में थे। और 9 दिसंबर को अगर आप आ गए हो तो 9 से काउंट ना करके 10 से काउंट करेंगे। ये एक स्पेशल बात होती है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। अगर नॉर्मली कोई व्यक्ति फ्लाइट वगैरह से कैसे भी इंडिया में आ रहा है तो 9 तारीख को भी जब वो इंडिया में आएगा तब भी इंडिया में काउंट किया जाएगा, और 6 तारीख को जब इंडिया से जाएगा तब भी काउंट किया जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 6 तारीख और 9 तारीख इंडिया में नहीं मानी जाएगी। तो जो आनंद है वो इंडिया का सिटीजन है, और रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट बनने के लिए आपको सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो होती है 182 डेज की प्रीवियस ईयर में, या फिर 60 + 365 डेज की। आई होप आपको इतना बेसिक प्रोविजन पता होगा, तभी आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है। तो 182 डेज वाली है, और मेंबर ऑफ क्रू के लिए अगर इंडिया से जाते हैं तो 60 डेज वाली एप्लीकेबल होती नहीं है। तो उनका पूरे डेज काउंट करते हैं फटाफट से। तो जून से पहले कितने दिन होंगे, पहले वो सारे काउंट करने हैं हमें, इंडिया में कब आए हैं वो, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द पीरियड डिटरमाइन द रेजिडेंशियल और अज्यूमिंग दैट हिज स्टे इन इंडिया इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स जो है 400 डेज है। ये जो 400 डेज की आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये शायद घुमाने के लिए दी है। आगे चलते हैं, देखिए पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम 6 जून एंड एंडिंग ऑन 9 दिसंबर, ये सारे जो डेज हैं इंडिया में नहीं है, वो सुनो जरा ध्यान से। तो अब हमें देखना है कितने दिन वो इंडिया में है। अकॉर्डिंगली 187 टू बी एक्सक्लूडेड, उन्होंने 187 जो निकाला है वो एक्सक्लूडिंग वाला निकाला है। एक्सक्लूडिंग वर्ड का मतलब ये है कि वो सारे डेज निकाल दिए जब वो इंडिया में नहीं है। तो मैं अगर वो सारे डेज निकालूंगी जब वो इंडिया में है तो कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से देखिए। जून की बात चल रही है तो इसका मतलब अप्रैल वो पूरा इंडिया में है, तो अप्रैल का मतलब है 25 पहले हम चलते हैं अप्रैल से, तो 26 पूरा अप्रैल 30 अप्रैल प्लस, फिर उसके बाद अप्रैल के बाद मई 31, फिर जून में 5 दिन माने जाएंगे। ध्यान रखना जून हमने खत्म कर दिया। फिर दिसंबर में आते हैं, दिसंबर में 9 तारीख को तुम इंडिया में आए हो तो हम मानेंगे नहीं कि 9 तारीख, 10 से काउंट करेंगे हम, और जब हम 10 से काउंट करेंगे तो उसमें बच जाएगा आपका कितना, 22 दिन। 31 दिसंबर होता है, फिर उसके बाद आते हैं जनवरी में, फिर उसके बाद आते हैं फरवरी में। फरवरी 24 का है तो हम 29 काउंट कर लेंगे, और 29 मतलब लीप ईयर है, और मार्च का 31। जब आप इन सभी डेज को ऐड करेंगे, एक बार आप कैलकुलेटर साथ में लेके बैठिएगा, तो शायद इनके डेज के बराबर आपको आ जाने चाहिए। जो मिस्टर आनंद है वो एक्सक्लूड कर दिया है, वुड बी 170 सिंस हिज पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया 179 डेज है। तो जो मैंने डेज बताया उसे ऐड करके देखिएगा तो 179 डेज आएंगे, जो कि 182 डेज से लेस देन है, इसलिए वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। और जो 60 डेज वाली जो उसके ऊपर लिमिट होती है, जो 60 डेज वाली कंडीशन होती है, ऑप्शन जो मिलता है आपको रेजिडेंट बनने का वो आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। जल्दी जल्दी कराता हूं ताकि आपको जल्दी जल्दी वीडियो कवर हो जाए। मिस्टर बी एक कैनेडियन सिटीजन है, इंडिया में आता है पहली बार इंडिया में आया है 19-20 में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24। उसका जो स्टे है वो इंडिया में दिया हुआ है, आपको रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। तो इन जब सभी डेज को हम ऐड करते हैं तो वो इंडिया में कितने दिन के लिए रहा, तो मिस्टर बी 23-24, मिस्टर बी इंडिया 70 डेज ड्यूरिंग द 4 ईयर्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और इंडिया में 355 दिन है। तो ही डज नॉट सेटिस्फाई द बेसिक कंडीशन, देयरफॉर ही इज अ नॉन रेजिडेंट। क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखिएगा। कौन से ईयर की बात की गई, असेसमेंट ईयर 24-25, इसका मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा है 23-24। 23-24 में वो कितने दिन रहा, 23-24 में कितने दिन रहा, 70 दिन। तो 23-24 में क्या जो डेज हैं आपके वो 182 डेज से ज्यादा है, आंसर इज नो। फिर बेसिक कंडीशन चेक करने के लिए हमें मिनिमम कितने चाहिए, 60। तो 60 तो वो पूरा करा है। फिर हमने पिछले 4 साल के ऐड किया, 4 साल जो है वो 365 डेज से कम आ रहे हैं, इसलिए वो नॉन रेजिडेंट है। दोनों ही कंडीशन हमने इसके अंदर देख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन 1 और 3 मैंने आपको बता दिया है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आने के चांसेस है, जैसा इलस्ट्रेशन नंबर 5। सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 में प्रोविजन साथ में बताता हुआ चलूंगा और बहुत जल्दी सॉल्व करा दूंगा। देखिए जरा ध्यान से, उन्होंने कहा बहुत सारी इनकम हम आपको नीचे दे रहे हैं, आप आरओआर के हिसाब से, आरएनओआर के हिसाब से और एनआर के हिसाब से हमें बताइए कि टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। सारी चीजें डिस्कस करता हुआ चलूंगा, जरा सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। जब भी इंडिया की कंपनी होगी, रूल में बता देता हूं आपको, आरओआर, एनओआर और एनआर में किस तरीके से, आरएनओआर में टैक्स कैसे लगता है। तो रूल सिंपल ये है कि जब भी कोई लिंक इंडिया से होगा, या तो इंडिया में इनकम मिल रही होगी या इंडिया में इनकम अराइज हो रही होगी। अगर दोनों का कोई भी लिंक इंडिया में है तो तीनों ही केस में टैक्स लगेगा। फिर आरओआर के ऊपर आऊं तो मैं आरओआर का कहीं की भी इनकम हो, चाहे इंडिया में मिल रही हो या ना मिल रही हो, उन सभी केसेस में आरओआर पे टैक्स लगेगा ही लगेगा, प्रोवाइड वो इनकम एग्जेम्प्ट ना हो। तो ये कुछ प्रोविजन है इसके। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है इंडियन कंपनी के जो है मिल रहा है, लेकिन मिल कहां रहा है, जर्मनी में। लेकिन क्या दोनों में से एक चीज इंडिया में है, यस। तो 15,000 पे टैक्स किस केस में लगेगा, तीनों केस में 15,000 पे टैक्स लगेगा। 15,000, 15,000, 15,000, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं।
डिविडेंड मिल रहा है जापानीज कंपनी से जो कि जापान में मिल रहा है। अब देखिए डिविडेंड भी जापानीज कंपनी, इसका मतलब इनकम एक्रू भी हो रही है बाहर और अराइज भी हो रही है बाहर। इसका मतलब दो केसेस में तो टैक्स नहीं लगने वाला है, यानी कि एनआर में और आरएनओआर में। लेकिन क्योंकि आरओआर की ग्लोबल इनकम पे इंडिया में टैक्स लगाया तो 10,000 पे ही टैक्स लगेगा, तो ये आरओआर पे 10,000 पे टैक्स लग गया। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेंट मिल रहा है हमें प्रॉपर्टी इन लंडन डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन लंडन। इसका मतलब जो है प्रॉपर्टी भी लंदन में है और बैंक जो अमाउंट है वो भी वहां रिसीव हो रही है। लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। ध्यान रखिएगा लेटर ऑन अगर आप किसी भी कंट्री में भेजते हैं तो उसे रिसीव इन इंडिया नहीं माना जाएगा। मिला वो लंदन में ही था, बस लेटर ऑन रेमिट कर दिया गया था इंडिया के अंदर। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आरओआर में टैक्स लगेगा क्योंकि प्रॉपर्टी भी बाहर है और रिसीव भी बाहर हो रही है। और क्योंकि रेंट लिखा हुआ है तो रेंट वर्ड का मतलब है कि इसने कंप्यूटेशन नहीं की है, तो हम इसमें से 30% माइनस करने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती है हाउस प्रॉपर्टी की उसमें से माइनस करने के बाद इसको लिखेंगे। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि 30% की डिडक्शन उसने माइनस करने के बाद 52,500 आरओआर में टैक्स लगाया है। आगे चलते हैं। डिविडेंड मिल रहा है आरपी लिमिटेड जो कि एक इंडियन कंपनी है, कितने की 6,000 रुपए। अब खुद ही देखिए आप कौन सी कंपनी है, इंडिया की कंपनी। ये नहीं लिखा कहां रिसीव हुआ, मुझे कोई लेना देना नहीं। इंडिया का कौन सी कंपनी है, इंडिया की। इनकम एक्रूअराइज कहां हो रही होगी, इंडिया के अंदर इनकम एक्रूअराइज हो रही होगी, तो सभी के अंदर टैक्स लगा जाएगा। ये रहा आपका डिविडेंड इनकम पर टैक्स लग गया। आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर इनकम लैंड गुजरात में है। इसमें आप गलती कर सकते हैं, कई बार एग्रीकल्चर इनकम आपको देंगे और जो बोलेंगे कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो नेपाल में है, तो सिर्फ इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम पर एग्जेम्पशन मिलती है सभी को। तो इस 25,000 में किसके केस में टैक्स लगेगा, एक के भी केस में टैक्स नहीं लगेगा। और यहां पर सभी जगह हम लिख देंगे एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट और इनकम को टोटल कर देंगे और बता देंगे टैक्स कैसे लगेगा। तो ये वाला क्वेश्चन और प्लस एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको इसका। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आपको गारंटी देता हूं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में इससे बाहर एंट्री नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन और समझ के चली जाइए। रेजिडेंशियल स्टेटस का स्कोप वाला जो पार्ट है कि टैक्स कौन सी इनकम पे लगेगा, 110% आपका सही हो जाएगा। तो आते हैं यहां पर किस केस में मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर 35 इयर्स बीइंग अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, मतलब तीनों को ही अज्यूम करके आपको इसमें बताना है। बहुत सुंदर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिएगा, इसमें मतलब मजा आ जाएगा आपको कि पेपर में इससे एंट्री बाहर नहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन इंडिया। इसका मतलब 50% बाहर मिल रही है और जो बॉन्ड है वो भी बाहर के हैं। तो ध्यान से सुनना, पहली बात तो 10,000 रुपए एक ऐसा व्यक्ति जिस पे पूरा टैक्स लगेगा, तो मैंने कहा उस पे तो 10,000 पे टैक्स लगा ही दो, तो 10,000 पे इस पे टैक्स लग गया। अब आते हैं अगले वाले पार्ट पे। 50% रिसीव्ड इन इंडिया, इसका मतलब आरओआर और आरएनओआर और एनआर पे हम लगा नहीं रहे थे, वो तो आधा पैसा इंडिया में मिला है, रिसीव इन इंडिया हुआ, इसलिए आधे पे मतलब 5,000 दोनों पे टैक्स लग जाएगा। तो यहां 5,000 यहां 5,000। आगे चलता हूं मैं। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई जो कि 50% रिसीव्ड इन इंडिया। ये आपको दिया है जुमला रिसीव्ड इन इंडिया का, जब पहले ही बताता है कि जो बिजनेस है वो चेन्नई में है, इसका मतलब इनकम एक्रूअराइज कहां हो रही होगी, इंडिया के अंदर। तो क्या 50% रिसीव्ड इन इंडिया का 20,000 का कुछ लेना देना है, नहीं, पूरे 20,000 पे तीनों ही केस में टैक्स लगेगा। और रीजन क्या है इसका, क्योंकि इनकम एक्रूअराइज ही इंडिया में हो रही है, रिसीव इन इंडिया अगर बाहर अराइज हो रही होती, यहां रिसीव हो रही होती, तब मैं 50% 10% करता। अब क्यों करेंगे, सिंपल क्वेश्चन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। अब कहीं भी रिसीव हो रहे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, इंडिया का लिंक मिल गया ना, बस 20,000 तीनों पे टैक्स लग जाएगा। 20,000 20,000 20,000। आगे चलते हैं। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, अराइज भी बाहर हो रहा है, एक्रू भी बाहर हो रहा है, रिसीव भी बाहर हो रहा है, तो सब क्या करेंगे, तो सिर्फ आरओआर बेचारे पे टैक्स लग जाएगा, बाकी किसी पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ये रहा आरओआर, बाकी दोनों पे टैक्स नहीं लगा क्योंकि ना एक्रू इंडिया में हुई ना रिसीव इंडिया में हुई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी, इसका मतलब इंडिया के बाहर इनकम एक्रूअराइज हो रही है, 50% ऑफ द गेन्स आर रिसीव्ड इन इंडिया। इसका मतलब यह है पहले तो 40,000 आरओआर बेचारे पे पूरा टैक्स लगाओ क्योंकि इसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। अब बाहर ही मिल रही है लेकिन 50% पैसा इंडिया में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्रूअराइज हो रहा है और रिसीव 50% बाहर हो रहा है, लेकिन बाकी 50% इंडिया में जो हो रहा है उस पर उन दोनों पे टैक्स लगा देंगे। तो 40,000 यहां पर और 20,000 यहां पर। बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। इनकम जो है बिजनेस है जर्मनी में जो कि कंट्रोल किया जाता है दिल्ली से। यह है स्पेशल पॉइंट जिसके लिए जन्म हुआ है आरएनओआर का। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, जब जब कोई भी बिजनेस बाहर इनकम रिसीव हो रही है, बाहर ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन कंट्रोल जो है उसका जो हेड ऑफिस है, उसका जो सेटअप है, कुछ भी हो सकता है, वो इंडिया से हो रहा है, तो उस केस में जरा ध्यान से सुनेंगे। एनआर के केस में तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो आपका केस है आरएनओआर का, उसमें पूरा 100% टैक्स लगेगा। इसका मतलब इस केस में रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को बराबर मान लिया जाएगा आरएनओआर के, और 100% अमाउंट चाहे इंडिया में मिल रही है नहीं मिल रही, टैक्स लगेगा। तो उन्होंने कहा 40,000 रिसीव इन इंडिया है और इनकम 70,000 है। तो ध्यान से सुनना, आरओआर पे तो 70 पहले ही जाने वाला था, स्पेशल केस होने की वजह से आरएनओआर पे भी 70 जाएगा और बाकी 40,000 जाएगा एनआर पे जो कि इंडिया में मिला है। 70 70 40, बिल्कुल सिंपल। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
प्रॉफिट्स फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज डायरेक्टली फ्रॉम एंटायरली फ्रॉम लंदन। बिजनेस कहां पर है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि क्या ये वाला भी पॉइंट जो है वो कंट्रोल वाला है। आंसर इज नो। बिजनेस आपका दिल्ली में है तो इसका मतलब इनकम एक्रूअराइज कहां हो रही होगी, दिल्ली में। तो 15,000 ये वाला अमाउंट तीनों में चला जाएगा, 15 15 15। आगे चलता हूं मैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लंदन में है, वहीं डिपॉजिट की है, बाद में इंडिया में लाई गई, तो ये तो रेमिटेंस है, इंडिया में नहीं लाया माना जाएगा। और ध्यान से सुनना, इस बार रेंट नहीं लिखा, इस बार इनकम लिखी है। तो ये जो 50,000 है इसमें 30% माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो 50,000 आरओआर में जाएगा, बाकी दोनों में नहीं जाएगा। तो ये 50,000 आरओआर में और बाकी दोनों में नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी, बात खत्म। रिसीव कहीं और मुझे कोई लेना देना नहीं, तीनों में टैक्स लग जाएगा 12,000 का, तीनों के अंदर। तो हम आते हैं फटाफट से कि सॉल्यूशन के अंदर हमने इसे लिखा है, यस 12,000 12,000 12,000। इसलिए मैं मानता हूं इलस्ट्रेशन नंबर ये जो है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और आपको बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगी। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन, कहां पर टेक्निकल सर्विसेज दी है, इंडिया में। तो एक्रूराइज इंडिया में 8,000, तीनों केस में टैक्स लग जाएगा, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम लंदन, मुंबई में बिजनेस अगर आपका है तो इसका मतलब बिजनेस कहां, इनकम कहां अक्रू हो रही है, अराइज हो रही है, इंडिया में। तो तीनों केस में टैक्स लग जाएगा। तो 12, 8 और 26 तीनों केस में टैक्स लग जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव्ड देयर, तो नेपाल में ही इनकम और मिल भी वहीं रही है, तो ना तो आरएनओआर से कोई लेना देना, ना एनआर से, सिर्फ कहां जाएगा 16,000 आरओआर में। पास फॉरेन अनटैक्स इनकम ब्रॉट टू इंडिया, ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, पास्ड फॉरेन अनटैक्स इनकम पर किसी के भी हाथ में टैक्स नहीं लगता, ना ही आरओआर पे। आरओआर पे दो ही चीजें नहीं लगती, एक तो एग्जेम्प्ट इनकम और एक पास फॉरेन अनटैक्स इनकम। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, देखो जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्रीकल्चर लैंड देखते कई सारे बच्चे बोलेंगे एग्जेम्प्ट, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड है कहां पर, नेपाल, और रिसीव कहां पर हो रही है, इंडिया, वहीं पर नेपाल में, एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। ब्रॉट टू इंडिया पे कभी भी इस बेसिस पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि रिसीव वहीं हो रही है, सिर्फ आरओआर में 18,000 का टैक्स लग जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, एग्रीकल्चर इनकम में ये 18,000, सॉरी ये रहा एग्रीकल्चर इनकम 18,000, ये नेपाल वाला दूसरा वाला पॉइंट था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया विच वाज सेटअप इन इंडिया एंड रिसीव देयर बट स्पेंड इन इंडिया। ध्यान से सुनना, इनकम केनिया में एक्रूअराइज हो रही है, लेकिन सेटअप कहां पर है, इंडिया में। तो सेटअप को भी क्या मानेंगे, कंट्रोल इन इंडिया, इसलिए आरओआर और आरएनओआर पे मानेंगे। और रिसीव जो है वहीं हो रही है, स्पेंड से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका एनआर से कोई लेना देना नहीं है। 5,000 दो केस में टैक्स लग जाएगा आपका, स्पेशल केस से, कि कौन सा, जिसमें आरएनओआर जो कि बिजनेस बाहर है लेकिन कंट्रोल और सेटअप जो है वो इंडिया के अंदर है। आई होप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग, आपको पता है वेडिंग पे जो भी गिफ्ट मिलते हैं आपको वो एग्जेम्प्ट होते हैं, प्रोवाइड जो उसकी अमाउंट है वो 51,000 से ज्यादा ना हो, ऐसा नहीं है। गिफ्ट पे कितने भी वेडिंग में आपको गिफ्ट मिल सकते हैं, किसी भी केस में टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान रखना, मैरिज एनिवर्सरी होगी तो नहीं मिलेगा, अगर मैरिज होगी तो मिल जाएगा एग्जेम्पशन। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट जो है 12,000 का, इसमें जो अमाउंट लेस करेंगे हम 10,000 की वो देख लेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया कंट्रोल फ्रॉम रशिया, तो सिर्फ किस में जाएगा, आरओआर में। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, इंडियन कंपनी है, तीनों में चला जाएगा। और एग्रीकल्चरल इनकम अगर राजस्थान में तो उसे क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट। सारे प्रोविजन मैंने आपको बता दिए हैं, आंसर यहां से मैच कर दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ के अगर मजा आ गया हो तो वीडियो को लाइक और अपना कमेंट जरूर करिएगा कि क्या पढ़ के मजा आया या नहीं आया। तो आगे चलता हूं मैं, यहां पर मेरे रेजिडेंशियल स्टेटस और स्कोप के इनकम जो है क्वेश्चन जो है खत्म हो जाते हैं। अब आता हूं मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। फिर से मैं बार बार बच्चों को बता दूं, जिन भी बच्चे को रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, इन तीनों चैप्टर से क्वेश्चन चाहिए, मुझे ऐसा लगता है 7 मार्क्स का 110% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए नंबर पे जो है ले सकते हैं। अब मैं आता हूं हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन पे। हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन क्या कहता है, गणेश के पास 3 घर हैं, ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। मुझे लगता है इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है आपके भी, जब आप 3 घर को तीनों घरों में खुद रहते हो, जबकि इनकम टैक्स आपको मैक्सिमम 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड करने के लिए मानता है कि आप कम से कम 2 घर को ही ज्यादा से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, दूसरे को मान लेंगे डीम्ड लेट आउट, कि शायद आपने किराए पे उठाया हुआ है, ऐसा मानकर टैक्स लगा देंगे। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन पहचानने की खास बात क्या है, अगर वो सजेशन ना मांगे तो। कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर सजेशन तो मांगे नहीं तो हम क्यों सजेशन दे। कहीं भी देखना, आप पहले तो क्वेश्चन में लिख दिया सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब खुद रह रहे हैं, तो खुद रह रहे हैं तो आपको खुद दिमाग लगाना है कि भाई साहब 3 हाउस कहां से खुद से रह सकते हो, जब अलाउड ही 2 हाउस में, तो क्या कर सकते हैं। और प्लस एक्चुअल रेंट की इंफॉर्मेशन कहीं नहीं होगी, ये दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को पहचानने का। अब आते हैं तो क्या करें, तो पहले आप ऐसा मान लीजिए सारे के सारे घर अगर लेट आउट होते तो क्या होता, फिर सारे के सारे घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होते तो क्या होता, फिर कॉम्बिनेशन बनाइए। कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, मान लीजिए हाउस 1 हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है और हाउस 3 को डीम्ड लेट आउट, फिर कॉम्बिनेशन बना के देखिए। इस केस में आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट ऑन डिडक्शन है हाउस प्रॉपर्टी में जो निकाली जाती है आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन वाली, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैक्सिमम 2 लाख तक ही जा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे, देखिए
जीएवी निकालने का सबसे पहले रूल बताता हूं आपको। जीएवी निकालने का रूल क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट और विच एवर इज हाई, और कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में है नहीं, जरा ध्यान से देखिए। जब अगर मैं मानूं कि तीनों घर लेट आउट है तो कैसे कंप्यूटेशन होगी, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो कौन सी हायर होगी, 3,75,000, और फिर 3,50,000 से कंपेयर करेंगे तो विच एवर इज लोअर, तो इसका मतलब इस केस में जीएवी आ जाएगा आपका 3,50,000। फटाफट से इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो इस केस में जो पहले वाले घर है उसका जो जीएवी आया वो आया 3,50,000। फिर सेम रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, 3,60,000 और 2,75,000 विच एवर इज हायर, और फिर हम कंपेयर करेंगे क्या नाम है 370 से, तो विच एवर इज लोअर करके आ जाएगा 3,60,000। तो नेक्स्ट जो जीएवी हुआ वो आया आपका 3,60,000। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम, 3,30,000 और 3,80,000 विच एवर इज हायर, 3,80,000 और कंपेयर करेंगे 3,75 से, तो विच एवर इज लोअर, तो जीएवी जो आ गया आपका 3,75,000 आ गया। जीएवी के अलावा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है, अब क्योंकि मैं इसको डीम्ड लेट आउट मान रहा हूँ तो मुझे सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस जो है 12%, 8%, 6%। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 12, 8%, 6% जीएवी का निकालना है या किसका निकालना है, क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। तो हमेशा म्युनिसिपल टैक्सेस जो दिए होते हैं वो म्युनिसिपल वैल्यू पे गिवन होते हैं, तो आप जो 12% है वो इसकी म्युनिसिपल वैल्यू से निकालेंगे, जो इनकी म्युनिसिपल वैल्यूज हैं उनसे निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दिए उन्होंने यहाँ पर। फिर आखिरी बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। जब इन घर को आप लेट आउट मान रहे हैं तो डीम्ड लेट आउट वाले या लेट आउट वाले केस में किसी भी तरीके की कोई इंटरेस्ट में मैक्सिमम कैप नहीं होती कि कितना इंटरेस्ट माइनस करने दिया जाएगा। तो आप सीधा सीधा इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं 55,000 और 1,75,000 का। तो देखिए जरा ध्यान से, ये 30% ऑफ एनएवी आपने माइनस कर दी यहाँ पर, और यहाँ पर 55,000 का इंटरेस्ट और 1,75,000 का इंटरेस्ट। अगर मैं डीम्ड क्या नाम है, अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूंगा तो मुझे 30,000 2 लाख वाली लिमिट देखनी पड़ेगी। तो ये आ गया मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ तक, अगर मैं डीम्ड लेट आउट मानूं तो। अगले केसेस में हमें क्या देखना है, तो अगले केसेस में हमें देखना पड़ेगा अगर इन्हें सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ले तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं हाउस 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूं तो सब कुछ नील हो जाएगा। उसका रीजन क्या है इसका सब कुछ नील होने का, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन है नहीं, और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन से ही नेगेटिव में अमाउंट जाती है। नेक्स्ट केस में आते हैं हाउस 2 में क्या होगा। हाउस 2 में जो मैंने लोन लिया है वो किस पर्पस से लिया है, 55,000 का जो इंटरेस्ट है वो रिपेयर पर्पस से लिया है, और आपको पता है कि रिपेयर पर्पस के लिए जब होता है तो मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 30,000 की होती है, तो आप 30,000 ही माइनस कर पाएंगे। नेक्स्ट 1,75,000 का यहाँ पर है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा इंटरेस्ट लोन जो है करंट ईयर का है, बोरोड किया था 2016 में परचेज करने के लिए, तो दिख रहा है मुझे नया लोन है, 5 साल में प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई ऐसा मैं अज्यूम कर लूंगा, क्या नाम है, तो इसलिए केस में 2 लाख की कैप लगा के इसमें 1,75,000। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ये मेरी नेगेटिव फिगर होंगी, और पॉजिटिव फिगर मैं ऑलरेडी मिला चुका हूं यहाँ पर। अब आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं। कॉम्बिनेशन क्या है, जरा ध्यान से देखिए। हाउस 1 और हाउस 2 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हाउस 3 को डीम्ड लेट आउट मानना पड़ेगा। तो हाउस 1 और हाउस 2, हाउस 1 का जो सेल्फ ऑक्यूपाइड था वो नील था, और हाउस 2 का जो सेल्फ ऑक्यूपाइड था वो 30,000 नेगेटिव में था, और एक अमाउंट मुझे यहां से उठा लेनी है। थर्ड हाउस को मैं अगर डीम्ड लेट आउट मानूंगा तो ये पॉजिटिव में फिगर आ गई। आपको ऐसा मानना है कि जिसका भी एग्रीगेट करके ऐसा ही उन्होंने आगे किया होगा, जब उन्होंने हाउस 1 एंड 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड और 2 को डीम्ड लेट आउट तो कुछ और अमाउंट आई। फिर उसके बाद उन्होंने अगला वाला किया जिसमें हाउस 2 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड और 1 को डीम्ड लेट आउट, जिसमें सबसे कम अमाउंट आएगी वो आपको सजेशन देना है। कई सारे बच्चे डाउट में आ जाते हैं, सर सबसे कम अमाउंट क्यों चाहते हैं, हमारी इनकम सबसे कम हो, हम तो टैक्स में ये चाहेंगे कि हमारी इनकम सबसे ज्यादा हो। तो इसका पॉइंट ये है मेरे मुन्ना कि आपको इनकम आ नहीं रही है, गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि आपको इनकम माननी पड़ेगी, तो आप मानेंगे वही जिसमें सबसे कम इनकम हो और टैक्स भी सबसे कम जाए इस केस में। तो तीनों ही केसेस में जब इन्होंने निकाला तो सबसे कम अमाउंट आ रही थी 1840 पे, इसीलिए हाउस 2 को डीम्ड लेट आउट और 1 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड। ऑप्शन 2 में जो है हाउस 2 को जो है डीम्ड लेट आउट आप मान सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था हाउस प्रॉपर्टी का। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 9। प्रेम के पास एक हाउस है मद्रास में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। 2/3 ऑफ द पोर्शन ऑफ द हाउस वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड 1/3 ऑफ द पोर्शन वाज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। ध्यान से सुनना, इसका मतलब मैं जो 2/3 के लिए हिस्सा होगा उसके लिए क्या करूंगा, सारी चीजें नील कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो 1/3 मैंने रेंट पे दिया है उसके लिए मुझे म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट सबका 1/3 करना पड़ेगा, और एक्चुअल रेंट को 1/3 नहीं करना है क्योंकि वो उसी वाले हिस्से से मतलब 8,000 से ही है। तो म्युनिसिपल वैल्यू घर की 3 लाख है, फेयर रेंट 2,70,000 है और स्टैंडर्ड रेंट है, तो मैं इसका 1/3 करके इसको अज्यूम कर लूंगा। म्युनिसिपल टैक्सेस 10% पे हुए ड्यूरिंग द ईयर, लोन 25 लाख का लिया गया था बाय हिम बाय द ईयर फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो है वो 1,20,000 है। जब मैं इसका 1/3 2/3 करूंगा तो ध्यान रखिएगा जो 1/3 वाले अमाउंट में लेट आउट में उसमें कोई भी लिमिट नहीं देखी जाती। कंप्यूट प्रेम्स इनकम अब फटाफट से देख लेते हैं, देखिए जरा ध्यान से। पहले उन्होंने कहा यूनिट 1 जो 2/3 वाला हिस्सा है उसकी एनुअल वैल्यू वगैरह तो सब नील आने वाली है, बस इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। तो 1,20,000 का जब मैं 2/3 निकालूंगा तो वो आता है 80,000 रुपए, और क्योंकि परचेज वगैरह के लिए लिया था तो इसलिए 80,000 यहाँ पर हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया। 1,20,000 का 2/3%। अब आते हैं नेक्स्ट 1/3 पे। उन्होंने कहा हम सारी चीजों का ना
जो 1/3 है आपका स्टैंडर्ड रेंट 1,10,000 का कर दिया उन्होंने, है ना, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट सबका 1/3 कर दिया, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है 3,00,000, 3,10,000, 3,30,000 और 2,70,000, इन सभी का 1/3 कर दिया और रूल लगाया म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर और एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड विच एवर इज लोअर। उस तरीके से आपको मिलेगा ईआर। ईआर वर्ड का मतलब क्या है कि आपको एक्सपेक्टेड रेंट मिला। एक्सपेक्टेड रेंट उनका कितना आया है, एक्सपेक्टेड रेंट आया है उनका 1,00,000 रुपए विच एवर इज हायर और विच एवर इज लोअर करके कंप्यूट करना है हमने एक्चुअल रेंट। तो 8,000 हमारा किराया था, 12,000 तो 96,000। तो हमें जीएवी क्या लेना है, हायर वाला, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो जीएवी आ गई हमारी 1,00,000 रुपए। म्युनिसिपल टैक्स 10% के थे तो हमने माइनस कर दिया म्युनिसिपल वैल्यू के, और डिडक्शन में इंटरेस्ट ऑन लोन का जो भी अमाउंट बच गया था 40,000 हमने माइनस कर दिया है। और सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें 1/3 और 2/3 करके दिखाना था आपको। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है मेरे हिसाब से, तो आप जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 में। मैंने यहां पानी मंगवाया था लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 10 कराता हूं आपको। आप मेरे हिसाब से बस 2 इलस्ट्रेशन करके चले जाइएगा, मत करके जाइएगा, दोनों में से एक तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। थोड़ा जल्दी भी कराना है मुझे। नेक्स्ट आता हूं मैं कैपिटल गेन से। पहले मैं करा दूं आपको कैपिटल गेन के लिए, मैं बताता हूं फटाफट से, देखना जरा ध्यान से सारे बच्चे, एंड में बताऊंगा बढ़िया बात कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन और सैलरी, ये दो के लिए मेरे लिए आपके पास है सरप्राइज। नहीं, मेरे लिए नहीं, आपके लिए मेरे पास है सरप्राइज। कैपिटल गेन और सैलरी दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। जितने लेक्चर में भेजूंगा उसके करके चले जाइएगा। खाली 3-4 क्वेश्चन से करने से ना आपको सैलरी आएगा ना कैपिटल गेन आएगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं सैलरी के 2-3 लेक्चर हैं और कैपिटल गेन के भी 2-3 लेक्चर अगर आप करके चले जाएंगे तो एग्जाम का क्वेश्चन 110% आपसे सॉल्व हो जाएगा। दिए गए नंबर पे मैसेज करिएगा। सुपर 48 क्वेश्चन करने से बड़े हेड सैलरी और कैपिटल गेन आपको समझ में नहीं आएंगे, तो व्हाट्सअप करके मुझसे ले लीजिएगा। बाकी मैं सॉल्यूशन पीडीएफ मैंने सबके क्वेश्चन के सॉल्यूशन डाल दिए हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैपिटल गेन में मुझे लगता है कि स्लम सेल मुझे खुद ही बता देना चाहिए, ये सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, तो स्लम सेल वाला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। स्लम सेल का क्वेश्चन क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं अपनी जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है वो पूरी की पूरी बेच देते हैं, मतलब एक असेट ना बेच के पूरा बिजनेस बेच देते हैं। उस कंसेप्ट को बोलते हैं स्लम सेल। मतलब जो पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुझे खुद ही समझा देना चाहिए अभी, उस वाला क्वेश्चन को मैं आपको करा देता हूं। हालांकि आपके एग्जाम में आने के जिसके चांसेस कम है, फिर मैं फटाफट से बता देता हूं कहीं आपसे एमसीक्यू में ना पूछ लिया जाए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्लम सेल के क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिएगा। स्लम सेल वर्ड का मतलब है आपने कोई बिजनेस की पर्टिकुलर यूनिट बेच दी है। अब बेच दी है तो क्या करेंगे, तो चेक करेंगे सारी चीजें, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इस केस में बस आपको जो देखना है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है, वो होती है नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। और नेट वर्थ कैसे निकालते हैं, असेट साइड का पूरा ऐड कर लीजिए और माइनस कर दीजिए करंट लायबिलिटीज, मतलब ओनर्स फंड छोड़ के बाकी सारी चीजें आप माइनस कर दीजिए, आपका नेटवर्थ आ जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते जरा ध्यान से देखिएगा। और इस केस में ध्यान रखिएगा इंडेक्सेशन भी नहीं दिया जाता, नो इंडेक्सेशन, कोई इंडेक्सेशन आपको नहीं दिया जाएगा। तो आते हैं आगे। मिस्टर ए एक प्रोपराइटर है आकाश एंटरप्राइज के, जिसके पास 2 यूनिट है। उसने यूनिट ट्रांसफर कर दी है 1/4/2023 को। कौन सी यूनिट, यूनिट 1। इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है अब वो यूनिट 1 के हिसाब से सॉल्व करना है। स्लम सेल के लिए जिसके में कितने पैसे मिले, हमें 25 लाख रुपए मिले। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल असेट ऑन यूनिट 1 जो है वो 30 लाख रुपए है। सारे बच्चे इस चीज को ध्यान रखेंगे। कैपिटल गेन में ये वाला प्रोविजन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है क्वेश्चन की और एक्चुअल कंसिडरेशन मिली है, तो एक्चुअल कंसिडरेशन में उसका 10% ऐड करके देखिए। थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है आपकी और फेयर मार्केट वैल्यू में, अगर थोड़ा बहुत का मतलब है 10% तक का। अगर मैं इसमें 10% ऐड करता हूं तो वो कितना जा रहा है, वो जा रहा है मेरा 27.5 लाख। तब भी जो है मेरा जो यहां पर जो प्रोविजन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब फेयर मार्केट वैल्यू जो ज्यादा है आपके 10% से भी ऐड करने के बावजूद भी, वही मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। तो पहला पॉइंट यहां पर है। दूसरा, यूनिट 1 जो स्टार्ट की गई थी 2005 में स्टार्ट की गई थी, आज बेच रहे हैं हम इसको, इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म है। लेकिन लॉन्ग टर्म होते हुए भी हम इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देते हैं स्लम सेल के अंदर, वो वाला पार्ट मैं आपको बता रहा हूं। एक्सपेंस इनकम इन केस ऑफ ट्रांसफर 28,000, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 30 लाख में से वैसे माइनस कर दूंगा। और बैलेंस शीट इस तरीके से दी हो तो नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। जो जो यूनिट 1 की असेट्स है उन सबको ऐड कर लेंगे, अगर कोई रिजर्व है उसे हटा देंगे और इसमें से बैंक लोन और क्रेडिट रेट इसमें माइनस कर देंगे। रिजर्व, ओनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह इस चीज में नहीं लाएंगे। और उनका रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो क्रिएट किया गया है बाय रिवाइजिंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। इसका मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व जो भी है उससे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी। तो कितने का रिजर्व दिखा रहा है मेरे यहाँ पर, रिजर्व जो है मेरे यहाँ पर दिखा रहा है 3 लाख का। तो इसका मतलब बिल्डिंग के अंदर जो 12 लाख है वो 3 लाख फालतू का रिजर्व ऐड किया हुआ है, तो मैं माइनस कर दूंगा जब मैं असेट्स को ऐड करूंगा, यानी कि 9 लाख रुपए ही प्लस करूंगा उसमें। नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ असेट क्रिएट की गई है ट्रांसफर में। अदर एसेट
यूनिट 1 की इसके अंदर एक पेटेंट है, पेटेंट जब खरीदा गया था वो इतने का खरीदा गया था और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया। तो पेटेंट पे जो डेप्रिसिएशन का रेट होता है वो होता है 25%। डेप्रिसिएशन वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज 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 देखिएगा, हो सके तो मैं इस चैनल के इस वीडियो के लिंक में भी डाल दूंगा, उसमें मैंने वन शॉट में पूरा डेप्रिसिएशन समझाया, प्लीज आप उसे पक्का देख के जाइएगा, एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पर आता हूँ मैं क्वेश्चन में। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है 30 लाख रुपए है, उसमें से एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर जो है 28,000 रुपए है, जो कि हमने माइनस कर दिए हैं। बाकी नेटवर्थ कैसे निकाली गई जरा ध्यान से देखिएगा। बिल्डिंग की वैल्यू उसमें 3 लाख रुपए एडिशनल करके दिए गए थे, वो हमने प्लस कर दिया। मशीनरी एज इट इज लिख दी, डेटर्स एज इट इज लिख दिए। पेटेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी तो पेटेंट्स को हम क्या करेंगे 50,000 माइनस 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अदर एसेट्स हमने क्या करी है एज इट इज लिख दिए। 1.5 लाख की एसेट्स थी, 50,000 के पेटेंट की अलग से कैलकुलेशन दिखा दी है और 50,000 अलग से। ये रहा देखो जरा ध्यान से असेट्स की वैल्यू, ये रहे मेरे पास 12 लाख का 3 लाख लिख दिया और असेट 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 अदर असेट 1.5 लाख रुपए की थी, डेटर्स 1 लाख की, तो 1 लाख हमने एज इट इज लिख लिया। पेटेंट जो 50,000 के वो इसमें इंक्लूड है तो हमने हटा के उसका अलग हिसाब किताब दिखाया और 1 लाख को एज इट इज बुक वैल्यू पे लिख लिया। अब आते हैं पेटेंट कैसे निकाला गया। तो पेटेंट क्वेश्चन निकाला हमने 1/7/2021 को खरीदा है तो हमने उस समय पे लिख दिया। डेप्रिसिएशन लगाएंगे 25%। आपको पता होगा पीजीपी में डेप्रिसिएशन किस तरीके से लगाया जाता है। डेप्रिसिएशन लगाया जाता है या तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा या आधा डेप्रिसिएशन। तो अगर आपने एसेट 180 डेज से ज्यादा के लिए यूज किए तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, अदरवाइज आधा। तो हमने जुलाई में खरीद ली थी, इसका मतलब हमने 180 डेज से ज्यादा के लिए इस्तेमाल किए तो पूरा डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया 37,500। फिर नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया और क्या नाम है उसके बाद जो वैल्यू बची है हमारी वो 28,125 है, वही हमने नेट वर्थ निकालते समय ऐड की है। और माइनस क्रेडिटर्स और बैंक लोन, क्रेडिटर्स और बैंक लोन टोटल दिया था 1.5 लाख का क्रेडिटर्स जिसमें 25% यूनिट 1 के लिए था और 2 लाख का बैंक लोन था जिसमें से 70% यूनिट 1 के लिए था। तो हम सिर्फ यूनिट 1 की बातें कर रहे हैं। ये देखिए बैंक लोन जो है 2 लाख का था, 70% है यूनिट 1 के लिए तो हमने 41 लिख लिया और 1.5 लाख का 25% जो ट्रेड क्रेडिट है वो यूनिट 1 के, तो 1.5 लाख का 25% हमने यहाँ पर लिखा है। आई होप आपको समझ में आता है। यहाँ तक निकाला तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई है और ध्यान से देखिएगा सीधा हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नेटवर्थ माइनस कर दी है अपनी और ये आगे हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन स्लम सेल के केस में नहीं देते हैं। आई होप मेरी बातें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। तो कैपिटल गेन का ये वाला हिस्सा मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको करा देना चाहिए। बाकी सिंपल सिंपल सैलरी वगैरह के क्वेश्चन है, जो यहाँ पर सैलरी क्वेश्चन दिए उसके सॉल्यूशन जरूर देख के जाइएगा और सैलरी की वीडियो मुझसे पक्का लीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। आपके एग्जाम में सैलरी और कैपिटल गेन दोनों ही आने वाले हैं। हाउस बडी मैंने समझा दिया है, हाउस बडी की चाहिए तो वो भी लेने ना, रेजिडेंशियल स्टेटस की चाहिए तो वो भी। रेजिडेंशियल स्टेटस के स्कोप वाला पार्ट आपको जरूरत नहीं है लेने की, लेकिन हाँ कंपटीशन वाले पार्ट में अगर आपको जरूरत लगे तो आप पक्का पक्का लेके जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं एग्रीगेशन और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया तो आप पक्का पक्का देखेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम जो है मिस्टर एफ की इस तरीके से इन्फॉर्मेशन गिवन है और मैं फटाफट से इसका सॉल्यूशन निकाल लेता हूं सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड में। फिर भी कोई बच्चे सैलरी और कैपिटल गेन का सॉल्यूशन अगर देखना चाहते हैं जो क्वेश्चन है तो पीडीएफ अवेलेबल है, प्लीज आप अपने आंसर को प्रैक्टिस करिए और इसे चेक करके जरूर जाइएगा। सेट ऑफ के अंदर आ जाते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, पहले रूल क्या है इसका? रूल ये है कि भाई कैपिटल गेन किसी से भीख नहीं मांगेगा। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल गेन किसी और हेड के लॉस से किसी और हेड की इनकम से अपने आप को सेट ऑफ नहीं करेगा। हाउस प्रॉपर्टी सैलरी से कर सकता है और पीजीपी नॉर्मल प्रॉफिट कर सकता है। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही हो सकता है। विनिंग का लॉस कहीं से भी माइनस नहीं हो सकता है। स्पेशल बिजनेस का स्पेशल बिजनेस से हो सकता है। तो ये सारे कुछ रूल्स हैं इसमें जो मैं साथ के साथ आपको बताता हुआ चलूंगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो कितनी है? 1,25,000 रुपए की। इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन जो है वो 1,35,000 रुपए है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अनलिस्टेड शेयर पे 56,000 का है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ब्रॉड फॉरवर्ड असेसमेंट 23-24 का 90,000। ध्यान रखिएगा, जब एक बार लॉस पिछले साल से इस बार आ गया तो आप किसी और हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ उसी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि कैपिटल गेन वाले तो वैसे भी किसी से नहीं मांगते। इनकम फ्रॉम टी बिजनेस है, इतना मिल रहा है हमको। डिविडेंड जो मिल रहा है हमें इंडियन कंपनी से मिल रहा है 80,000। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ये रहा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो है वो ये रहा हमारे पास। देखना एक प्रॉफिट दिया था मुझे बिफोर डेप्रिसिएशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रिसिएशन 1,35,000, तो उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। फटाफट से देखिए, तो 1,35,000 मुझे क्या दिया था? डेप्रिसिएशन। उसके बाद करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 1,35,000 जो प्रॉफिट था मेरा बिफोर डेप्रिसिएशन, उसमें हमने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस किया और जो पहले से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था वो माइनस किया। तो मेरे पास जो प्रॉफिट बचा वो 64,000 का बचा। अब क्या करेंगे? टी बिजनेस का बिजनेस हमारे पास लॉस है या प्रॉफिट? तो मेरे पास 64,000 का मेरे पास अभी रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया। क्या मेरे पास इनकम फ्रॉम टी बिजनेस भी है? इनकम फ्रॉम टी बिजनेस भी है मेरे पास 1,20,000 रुपए की। तो 40% बिजनेस इनकम है, जो आप जानते होंगे जिसने भी पहला वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपका कि चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स में 40% को ही बिजनेस इनकम मानते हैं और 60% को एग्रीकल्चर इनकम मान के एग्जेम्प्ट कर देते हैं। तो ये आ गया 1,12,000 आपकी इनकम। बताना मुझे इनकम फ्रॉम टी बिजनेस वाला पार्ट पता था आपको या नहीं पता था कि जो टी बिजनेस की इनकम होती है उसे 40% इनकम को टैक्स लगाते हैं, 60% को एग्रीकल्चर इनकम मान के एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। सीधा सीधा चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स में से समझाया जाता है।
उसके बाद कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है हमारे पास 56,000 का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल जो है वो 80,000 रुपए है। अब कुछ लॉसेस है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो आप लेके आए थे भाई साहब, उसका कुछ नहीं कर सकते, अब आगे ही कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। 60% जो आप टी बिजनेस है वो हमने एग्जाम्प्ट मान लिया है, बाकी कुछ रूल्स लिखे हैं यहाँ पर। आई होप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद भी देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड कितना, 3 लाख रुपए। लेट आउट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है 40,000 रुपए। ध्यान रखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड से अगर आप सेट ऑफ करेंगे तो 2 लाख से ज्यादा का नहीं कर सकते, पहले से प्रोविजन है। 40,000 का लॉस है, क्या मैं इसे सैलरी से सेट ऑफ कर सकता हूं? यस, बिल्कुल कर सकता हूं। इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस है 50,000 की, क्या लॉस फ्रॉम आयरन बिजनेस जो है वो हम सेट ऑफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1,20,000 तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 50,000 कर सकते हैं नॉर्मल में। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्या इसे एडजस्ट कर सकते हैं? यस, 20,000 फिर भी बच जाएगा। और अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरे पास नहीं होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरे पास नहीं होगा, तो गेन वाला जो अमाउंट है, लॉस वाला जो अमाउंट है वो हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, किसी भी और हेड से नहीं मांगेंगे। डिविडेंड इसके अंदर आ गया है मेरे पास 5,000 रुपए का, जो कि IOS की इनकम आ गई। इनकम फ्रॉम विनिंग लॉटरी, इसमें से, इस इनकम में से भी आप किसी लॉस को ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि इस पे फ्लैट टैक्स लगता है। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेट 6,000, ये सीधे सीधे जाएंगे, एग्रीकल्चर इनकम पर एग्जाम्प्ट हो जाएगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है आपका, इसमें शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं। बैंक इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट, ये IOS की इनकम। अब देखिए फटाफट से कैसे सॉल्यूशन किया गया है। जो सैलरी है 3 लाख रुपए की, उसमें से मैंने हाउस प्रॉपर्टी माइनस कर दिया है। उसके बाद PGBP का लॉस जो है वो सैलरी से नहीं कर सकते, ये रूल है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बिजनेस इनकम थी मेरी 50,000, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो है 1,20,000 का, उसमें हमने 50,000 माइनस कर दिया है। बैलेंस जो लॉस जो है वो हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरे पास 40,000 रुपए का था, जिसमें से हमने 40,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो सेट ऑफ कर दिया है। बैलेंस वालों को दोनों को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। IOS में मेरे पास डिविडेंड की इनकम थी 5,000 की, फुल्ली टैक्सेबल है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी एज इट इज लिख दिया है हमने, और कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। तो सेट ऑफ का क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, आप कर सकते हैं। सेट ऑफ की भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे फटाफट से ले लीजिएगा, 1 या 2 लेक्चर में आपको पूरा सेट ऑफ समझ में आ जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, इसका सॉल्यूशन भी मैंने नीचे डाला हुआ है, तो प्लीज आप उसे चेक कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो में नहीं बना सकता, आपका पेपर भी है, मुझे MCQ के लिए भी चीजें आपके लिए कलेक्ट करनी है, तो कुछ सॉल्यूशंस प्लीज आप PDF से देख लीजिएगा। काफी सारे बच्चे तो बोले थे सर PDF दे दो, प्रैक्टिस हमने कर लिया, बस आंसर मैच करने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, प्लीज आप चेक करिएगा, और अपने कैलकुलेशन भी। तो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लॉस के दिए हैं, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं आप। ये जो 2 क्वेश्चन है हमारे, जो आपको ये 4 और 5 दिख रहा है, ये चैप्टर है क्लबिंग चैप्टर से, तो इसके भी आंसर मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, आप एक बार चेक कर सकते हैं। क्लबिंग चैप्टर के आंसर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। चैप्टर का नाम मैंने साथ में डाला हुआ है, ये रहा क्लबिंग। तो क्लबिंग के भी आंसर मैंने इस तरीके से डाले हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। 2 ही क्वेश्चन है, क्लबिंग आपने पढ़ा होगा, जिसमें 80 की इनकम को किसी और के हाथ में क्लब कर देते हैं, तो आंसर जरूर देख के जाइएगा इनके। फिर आते हैं ग्रॉस टोटल इनकम के कुछ क्वेश्चन डाले हुए मैंने, ग्रॉस टोटल इनकम के भी यहाँ पर सोल्यूशन मैंने डाले हुए हैं। और कोई चैप्टर मुझे ऐसा लग नहीं रहा जिसे मुझे समझाने की जरूरत है। और GST सुपर 40 यहाँ से शुरू हो जाता है। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं ताकि आप भी प्रैक्टिस करें और आंसर PDF से खुद मैच करें। यहां तक अगर आए हो तो आप, आई होप आपको एफर्ट जो है अच्छी लग रही है। PDF पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, सभी लेक्चर्स जो भी मिलेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अगर हमारी एफर्ट्स आपको अच्छी लगे तो यहां तक आगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। MCQ थ्योरी पूरी कोशिश करूंगा, मैं तभी थोड़ी सी डाउन है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए MCQ और थ्योरी दोनों लेके आऊं। सॉल्यूशन मैंने अब GST का भी डाल दिया है, इनकम टैक्स का भी डाल दिया है। प्लीज सभी बच्चों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। काफी सारे बच्चे वीडियो डालने के बाद भी मुझसे पूछ रहे सर PDF सॉल्यूशन दे दीजिए GST का, जबकि मैं ऑलरेडी क्या वीडियो सॉल्यूशन डाल चुका हूं GST का। तो प्लीज ऐसा ना करें, आप सभी बच्चों तक जो है शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे पक्का भेजिए कि क्या हमारी एफर्ट से आप सेटिस्फाइड हैं, आपको चीजें अच्छी लग रही हैं। आपके कमेंट्स पढ़ के हमें मोटिवेशन मिलती है। अगली बार मिलता हूं किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब बहुत तेजी की स्पीड से करते रहिएगा, कोशिश करेंगे 1-2 हजार सब्सक्राइबर हमारे और बढ़ जाए। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी धमाकेदार वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। MCQ और थ्योरी बहुत जल्दी आएगी, मुझे कमेंट करके बताइए आपको पहले MCQ दूं या पहले थ्योरी वाली दूं। तो थैंक यू सो मच।